हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो बिहार स्पेशल का जो हमारा सीरीज चल रहा है, इसमें हमने 2-3 टॉपिक ऑलरेडी देख चुका है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की जलवायु। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इसे समझना होता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी को हम लोग एक-एक करके देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और बिहार की जलवायु को अच्छे तरीके से समझिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जलवायु होता है वो किसी भी भौतिक प्रदेश में दीर्घकालिक मानसून की स्थिति को जलवायु के नाम से जानते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बिहार का जो जलवायु है वो अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय माना जाता है। अब ये तो हो गया कि उपोष्ण कटिबंधीय माना जाता है। भाई क्यों माना जाता है ये भी हमें समझना होगा। तो मैंने एक छोटा सा अ, मैप यहाँ पे बनाया है और इस मैप के थ्रू आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से कि क्यों बिहार को उपोष्ण कटिबंधीय के रूप में ही जाना जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने एक पूरा ग्लोब बनाया और इस पे ये भी बताने की पूरी कोशिश की है। जैसे कि इक्वेटर आपका होता है 0 डिग्री, तो ये आपका इक्वेटर हो गया। ठीक है, इक्वेटर को मैंने यहाँ पे लिखा है और इसके बाद इक्वेटर के उत्तर में 23.5 डिग्री जो हमारा उत्तरी अक्षांश होता है जिसे कर्क रेखा कहते हैं, और इक्वेटर के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच का जो होता है उसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु के रूप में जानते हैं। उसके ऊपर अगर हम बढ़ते हैं 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ, तो यानी 45 डिग्री ऊपर में मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, सेम उसी तरह से नीचे भी होता है। तो 45 डिग्री अगर नॉर्थ पे जाते हैं तो इस क्षेत्र को उपोष्ण कहा जाता है। उपोष्ण कहा जाता है। और बिहार की जो अक्षांशीय विस्तार है वो आप देख पाएंगे कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर उत्तरी अक्षांश तक जो कि विस्तार है। तो आप यहाँ पे क्लियरली ये समझ पाएंगे कि ये जो क्षेत्र आता है बिहार वो इसी के अंतर्गत आएगा, यानी उपोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत ही आता है। इस वजह से यानी 45 डिग्री तक 22-23.5 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक के जो भी क्षेत्र है उसे उपोष्ण कटिबंधीय के रूप में जाना जाता है। तो बिहार तो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए बिहार को हम कह सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार उपोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको इसी तरह के सभी नोट्स हमारा चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो, जहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल पूरा बिहार स्पेशल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट्स देखिए क्या आता है। अगला पॉइंट ये बनता है कि अक्षांशीय विस्तार के अलावा बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं। ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन कारकों के द्वारा बिहार की जलवायु प्रभावित होती है। तो उसमें से हमें ध्यान में रखना होगा, जैसे हिमालय की अवस्थिति जो है ये भी बिहार की जलवायु को प्रभावित करती है। बंगाल की खाड़ी या फिर समुद्र से दूरी जो है वो प्रभावित करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भी प्रभाव होता है और कर्क रेखा से दूरी होने के कारण भी प्रभावित होती है। तो ये मेजर 4 पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखेंगे। अब एक पॉइंट और मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि बिहार में सर्वाधिक जो वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। जनरली हम जानते हैं कि भारत में जो भी वर्षा होती है वो सबसे ज्यादा आपका इसी मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही वर्षा होता है। और वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि क्यों होता है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है तथा निम्न वायु दाब होने के कारण ये हवाएं उत्तर की तरफ बढ़ जाती है तथा हिमालय से टकराने के बाद बिहार में लौटती है और इस प्रकार बिहार में लौटती है तो फिर बिहार में वर्षा का आरंभ होता है। ठीक है, बिहार में मानसून का प्रवेश लगभग आपका मध्य जून के आसपास होता है। जैसे कि स्टार्टिंग तो केरल से होता है, ठीक उसी तरह से आपका अरब सागर में जाता है, फिर उसी तरह से आगे बढ़ते हुए बिहार में मध्य जून यानी करीब 15 से 20 जून के आसपास बिहार में जो कि आपका मानसून प्रवेश कर चुका होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, मध्य जून में प्रवेश करता है। ठीक है, इसके बाद आगे पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग की भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण बिहार की जलवायु को अलग-अलग जो भी भूगोलवेता है उन्होंने बिहार की जलवायु को अलग-अलग प्रकार से विभाजित किया है, वर्गीकरण किया है। जैसे कि कोपेनहेगन जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, कोपेनहेगन इनके नाम आप याद रखिए
कि कोपेनहेगन ने बिहार के जलवायु को जैसे उत्तरी बिहार यानी नॉर्थ और साउथ से मैंने दिखाया कि नॉर्थ जो ही यानी उत्तरी बिहार जो है उसे CWG और दक्षिणी बिहार को AW में इन्होंने वर्गीकृत किया है। उसी तरह से एक और भूवैज्ञानिक आते हैं, कह सकते हैं भूगोलवेत्ता आते हैं, जिनका नाम है त्रिवार्थी। त्रिवार्थी ने उत्तरी बिहार को CAW के अंतर्गत और दक्षिणी बिहार को AW के अंतर्गत रखा। ठीक है? और ठीक इसी तरह से एक और भूवेत्ता आते हैं, भूगोलवेत्ता, जिनका नाम है थार्नवेट। थार्नवेट ने उत्तर पश्चिमी संकीर्ण जो क्षेत्र है उसको CBW के अंतर्गत और जो शेष बिहार आता है उसको CAW के अंतर्गत रखा है। मेनली आपको अच्छे से जो याद होना चाहिए वो आपका कोपेनहेगन का वर्गीकरण। जब भी पेपर में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कोपेनहेगन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु कैसी है, दक्षिण बिहार की जलवायु कैसी है। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है? तो अगर आप लोगों को हमारा स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और वहाँ पे सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी ज़ोन और इस लोगो के जो भी एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड करके उसमें पेड कोर्स के सेक्शन में जाकर के आप एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न क्या आता है? अगला पॉइंट ये है कि बिहार में मानसून का प्रवेश उत्तर पूर्वी हिस्से से होता है। ठीक है? उत्तर पूर्वी हिस्से से होता है और दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए ये मानसून कमजोर होते चला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि उत्तर पूर्वी हिस्से से जो कि प्रवेश करता है। ठीक है? और दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए ये जो कि समाप्त होता है। इस प्रकार उत्तर पूर्वी में सर्वाधिक वर्षा तथा दक्षिण पश्चिम में कम वर्षा होती है। तो ये एक प्रश्न बन सकता है कि बिहार में सबसे जो ज़्यादातर वर्षा होती है वो किस क्षेत्र में होता है? तो वो उत्तर पूर्वी में सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है? चलिए, इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका यही है। बिहार की जब जलवायु पढ़ रहे हैं, तो खास करके आपको याद रखना है कि बिहार एक उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है और साथ ही साथ कोपेन कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार बिहार को किस तरह से विभाजित किया है? ये 2 प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाने की चांसेस है। तो देखिए बिहार की जलवायु आर्द्र भी है और शुष्क भी है। यानी कह सकते हैं कि उत्तर बिहार की जलवायु में आर्द्रता अधिक है, अतः CWG के अंतर्गत रखा जाता है, CWG की श्रेणी में रखा गया और ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये भी लिखा गया कि दक्षिण बिहार में शुष्क क्षेत्र अधिक है, इसलिए इसे AW की श्रेणी में रखा है। और मैंने यहाँ पे कोपेन के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग बिहार का एक मैप छोटा-सा बना करके ये आपका गंगा नदी को मैंने दिखाया और गंगा नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो इसलिए उत्तरी भाग को मैंने ये यहाँ पे CWG और दक्षिणी बिहार को मैंने AW के अंतर्गत दिखाया है। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। कुल मिलाकर के बात करें तो बस यही था इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप ये छोटा-सा जो टॉपिक है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाइए। चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और बाकी वीडियोज़ के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।